हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मस्ती पर। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के हिंदी विषय में आज हम पहला क्लास लेकर आए हैं आपके लिए बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ। तो सभी साथी एक साथ जुड़ जाइएगा, सभी साथी एक साथ आ जाइएगा। और आज के जो हिंदी का क्लास है इसको देखेंगे। हिंदी के क्लास में आज बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। तो एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो सभी साथी एक साथ जुड़ जाइएगा। और आज का क्लास शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन देखिएगा। वीडियो को लाइक करते जाइएगा, वीडियो को लाइक करते जाइएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी की रचयिता थी। कौन थी? महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी, मीराबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान। महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी, मीराबाई या सुभद्रा कुमारी चौहान। जल्दी से आंसर बताइएगा, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, इसकी रचयिता कौन है? देखिएगा, जो महादेवी वर्मा ने जो महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं उनमें से निबंध में है चिंतन के क्षण, ठीक है। इसके अलावा छड़दा, महादेवी वर्मा की जो रचनाएं हैं छड़दा, संधनी, इनके कुछ संस्मरण भी हैं। अतीत के चलचित्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अतीत के चलचित्र क्या है? अतीत के चलचित्र किनकी? महादेवी वर्मा की। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, स्मारिका। इनकी एक और बहुत महत्वपूर्ण रचना है महादेवी वर्मा की, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है महादेवी वर्मा की, यामा। कौन सी? यामा। बहुत अधिक बार परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है, यामा किसकी रचना है? तो ये किसकी है? महादेवी वर्मा की। चलिए अब मन्नू भंडारी के बारे में समझते हैं। मन्नू भंडारी की रचना कौन कौन सी हैं? ध्यान से समझिएगा, इनकी कुछ कहानी है। मन्नू भंडारी की कहानी है जैसे कि मैं हार गई, ये किसकी कहानी है? मन्नू भंडारी की। तीन निगाहों की एक तस्वीर, ये मन्नू भंडारी की कहानी है। यही सच है, ये कहानी है किसकी? मन्नू भंडारी की। एक प्लेट पुलाव, ये किसकी रचना है? मन्नू भंडारी की। रानी माँ का चबूतरा, गीत का चुम्बन, रानी माँ का चबूतरा और गीत का चुम्बन, ये कहानी किनकी है? मन्नू भंडारी की। चलिए अब मीराबाई के बारे में समझते हैं। मीराबाई की रचना कौन कौन सी हैं? मीराबाई की रचना है नरसिंह जी का मायरा। बहुत अधिक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? मीराबाई की। राम गोविंद, ये भी बहुत बार पूछा गया है। राम गोविंद, कौन से? राम गोविंद, ये किनकी रचना है? मीराबाई की। किनकी है रचना? मीराबाई की। और इसके अलावा गीत गोविंद की टीका, ये किनकी रचना है? मीराबाई की। तो मीराबाई की रचनाओं के बारे में समझा। अब चलते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी रचना कौन कौन सी हैं? ध्यान से समझिएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी है बिखरे मोती। कौन कौन सी? बिखरे मोती, उन्मादिनी और पापी पेट। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना कौन कौन सी हैं? बिखरे मोती, उन्मादिनी और पापी पेट, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। इसके अलावा इनकी एक और रचना है जिसका नाम है खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये किनकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा?
चौथा विकल्प द विकल्प सही हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इस क्वेश्चन के बारे में आपने समझा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उक्त कथन किसका है कि उच्चारण में तनिक सा दोष आ जाने पर अर्थ अनर्थ में परिवर्तित हो जाता है। ये कथन किसका है कि उच्चारण में तनिक सा दोष आ जाने पर अर्थ अनर्थ में परिवर्तित हो जाता है। ये किसका कथन है? तो ये कथन है पाणिनि का। किनका है? पाणिनि का। मतलब ये चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा। चलिएगा तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा जल्दी से। तीसरे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि संस्कृत लेखन का दोष है। संस्कृत लेखन का दोष क्या है? संस्कृत लेखन का दोष क्या है? जल्दी से बताइएगा। संस्कृत लेखन का दोष क्या है? लेखन हेतु अधूरी जानकारी, या लेखन में जल्दबाजी, या अनुस्वार तथा अनुनासिक का पर्याप्त ज्ञान न होना, या उपरोक्त सभी। जल्दी से आंसर दीजिएगा। संस्कृत लेखन का दोष क्या है? लेखन हेतु अधूरी जानकारी, लेखन में जल्दबाजी, अनुस्वार तथा अनुनासिक का पर्याप्त ज्ञान न होना, या उपरोक्त सभी। तो संस्कृत लेखन का दोष कौन सा है? संस्कृत लेखन का दोष कौन सा है कि लेखन हेतु अधूरी जानकारी। बिल्कुल सही बात है, ये संस्कृत लेखन का ही दोष है। लेखन में जल्दबाजी, ये भी दोष है। अनुस्वार तथा अनुनासिक का पर्याप्त ज्ञान ना होना, बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पर तीसरे विकल्प का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? चौथा विकल्प सही हो जाएगा। चौथा विकल्प इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सभी लोग बहुत सही आंसर दे रहे हैं। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? चौथा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है कि व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? जल्दी से बताइएगा आंसर। जल्दी से आंसर दीजिएगा कि व्यंजनों के कितने भेद होते हैं। व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? जल्दी से आंसर दीजिएगा। व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला एक होता है स्पर्श व्यंजन। कौन सा होता है? स्पर्श व्यंजन। दूसरा कौन सा होता है? अंतस्थ 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 व्यंजन। कौन सा? अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा कौन सा होता है? ऊष्म व्यंजन। कौन सा होता है? ऊष्म व्यंजन। ध्यान से समझिएगा। व्यंजनों के 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, और स्पर्श व्यंजन में सभी 5 वर्ग आते हैं। कौन कौन से? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, और कौन कौन से आते हैं? जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताइएगा। 5 वर्ग के नाम। 5 वर्ग के नाम जल्दी से बताइएगा। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, और कौन सा? प वर्ग। ठीक है। कौन कौन से वर्ग स्पर्श में आते हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। देखिएगा क वर्ग या कोई भी वर्ग हो, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग में कितने कितने वर्ण होते हैं? 5-5 वर्ण होते हैं। और प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5-5 वर्ण होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? सभी 5 वर्ग किस में आते हैं? स्पर्श व्यंजन में। दूसरा था अंतस्थ। पहला कौन सा था? स्पर्श था। पहला कौन सा था? स्पर्श था। स्पर्श पहला था। दूसरा कौन सा था? अंतस्थ। अंतस्थ के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? अंतस्थ के अंतर्गत कौन से आते हैं? या, रा, ला, वा।
कौन से आते हैं, या, रा, ला, वा। और तीसरा था ऊष्म व्यंजन, और ऊष्म के अंतर्गत कौन से आते हैं, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं सा, सा, हा। तीनों सा आते हैं और हा आते हैं। तो इस प्रकार व्यंजनों के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। व्यंजनों के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, 5वें प्रश्न पर चलते हैं कि अंतस्थ व्यंजन है। जल्दी से बताइएगा, अभी मैंने बताया था अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 5वें प्रश्न का आंसर दीजिएगा जल्दी से। रा, सा, दा, सा। तो अंतस्थ व्यंजन, जल्दी से आंसर दीजिएगा 5वें प्रश्न का। 5वें प्रश्न का आंसर जल्दी से दीजिएगा। 5वां प्रश्न, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, रा। अब देखिएगा, अभी मैंने बताया था अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत क्या क्या आता है, जरा देखिएगा और चेक करिएगा आपका आंसर सही है या नहीं। तो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत 4 वर्ड आते हैं, या, रा, ला और वा। या, रा और ला और वा, ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत 4 वर्ड होते हैं। तो इसमें अंतस्थ व्यंजन कौन सा हो जाएगा, आ। पहला विकल्प सही हो जाएगा, रा जो वर्ड है वो अंतस्थ व्यंजन है। तो 5वें प्रश्न का कौन सा आंसर सही है, पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा। चलिए 6वें क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा जल्दी से। 6वें क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा जल्दी से। 6वें क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा जल्दी से कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है। 6वां क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दीजिएगा कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है। जल्दी से बताइएगा और ये भी बताइएगा कि ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है और कौन कौन से होते हैं। अच्छा देखिएगा, ह्रस्व स्वर होता क्या है कि जिनके उच्चारण में कम समय लगता हो, जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, वो स्वर कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं। और ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। और ह्रस्व स्वर होते हैं आ, ई और उ, ये 3 स्वर हैं, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, और जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वह स्वर कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इसके अंतर्गत 3 स्वर आते हैं, अ, ई और उ। तो इस 6वें क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, 6वें क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। ह्रस्व स्वरों की संख्या 3 होती है। चलिए 7वें क्वेश्चन को देखिएगा। 7वां क्वेश्चन क्या है कि ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत 4 वर्ड आते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले पिछले प्रश्न में बताया था कि ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत 4 वर्ड आते हैं। कौन कौन से आते हैं, सा, 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 हा। कौन से आते हैं, सा, 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 हा। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत 4 वर्ड आते हैं, सा, सा, सा और हा। तो यहाँ पर ऊष्म व्यंजन कौन सा हो जाएगा, छ, ये नहीं होगा। सा हो जाएगा, ला ये भी नहीं होगा, और या भी नहीं होगा। या कौन सा होता है, या कौन सा व्यंजन होता है, या किस प्रकार का व्यंजन है, तो या किसके अंतर्गत आता है, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। इस जो व्यंजन होते हैं, 3 व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत 5 वर्ग आते हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ड होते हैं। तो कुल मिला के 25 हो गए स्पर्श व्यंजन। या, रा, ला, वा, ये 4 व्यंजन हो गए अंतस्थ व्यंजन। सा, 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 हा, ये 4 हो गए ऊष्म व्यंजन। तो यहाँ 7वें प्रश्न का दूसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, सा। चलिए 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि स्वर तथा व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है। 8वें क्वेश्चन को देखिएगा कि स्वर तथा व्यंजनों की संख्या
कुल कितनी होती है? 23, 41, 42, 9 स्वर और 33 व्यंजन और 46। इस स्वर तथा व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? जरा ध्यान दीजिएगा। 8वें क्वेश्चन पर जरा ध्यान दीजिएगा। 8वें प्रश्न पर देखिएगा, स्वर तथा व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? इस बारे में थोड़ा विस्तृत समझिएगा कि उच्चारण के आधार पर 45 वर्ड होते हैं। उच्चारण के आधार पर 45 वर्ड होते हैं। इनमें 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। ठीक है, उच्चारण के आधार पर 45 वर्ड होते हैं, जिसमें 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। लेकिन लेखन के आधार पर 52 वर्ड होते हैं। देखिए, उच्चारण के आधार पर कितने हो गए? 45, और लेखन के आधार पर 52 वर्ड होते हैं, और 52 वर्ड में 13 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। उसके अलावा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। 13 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? 6 क्षत्रिय, त्रा, त्रिशूल, ज्ञा, ज्ञानी वाला, और एक स्रा, जो श्री में आता है स्रा। तो ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो लेखन के आधार पर 52 वर्ड होते हैं और उच्चारण के आधार पर 45 वर्ड होते हैं, जबकि विकल्प में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। तो ये क्वेश्चन का इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि स्वर तथा व्यंजनों की कुल संख्या उच्चारण के आधार पर पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी? 45, और 45 में क्या होगा? 10 स्वर और 35 व्यंजन। यदि लेखन के आधार पर पूछा जाए तो 52 वर्ड होंगे। 52 में 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो ये डाउटफुल क्वेश्चन है। चलिए 9वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 9वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। 9वां क्वेश्चन क्या है कि स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के कितने भेद होते हैं? जल्दी से बताइएगा। स्वर के कितने भेद होते हैं? तो स्वर के कितने भेद होते हैं? 3, 2, 4, 8। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि स्वर के कितने भेद होते हैं? 3, 2, 4 या 8। देखिएगा, स्वर जो होता है, स्वर के जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं। स्वर के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से स्वर होते हैं? एक होता है ह्रस्व स्वर। कौन सा होता है? ह्रस्व स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। कौन सा? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। मतलब स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ठीक है, तो इस 9वें प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा? 3। 9वें प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा? 3। कौन कौन से स्वर होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। चलेगा, 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? जल्दी से बताइएगा। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 2, 3, 8, 5। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? अच्छा, दीर्घ स्वर होता क्या है? देखिएगा, स्वर 3 प्रकार के होते हैं। मैंने अभी बताया था, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। देखिएगा, जो ह्रस्व स्वर होता है, इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत जो आते हैं स्वर, उनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। और दीर्घ स्वर के जो उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, जबकि प्लुत स्वर में बहुत अधिक और सबसे अधिक समय लगता है। तो दीर्घ स्वर क्या हुआ कि इसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। और इनकी संख्या कितनी है? जल्दी से बताइएगा। इनकी संख्या कितनी है? 8।
कौन सी है? 8। अब ये दीर्घ स्वर होते कौन कौन से हैं जरा ध्यान दीजिएगा। दीर्घ स्वर होते हैं आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ और औ। तो ये 8 दीर्घ स्वर होते हैं आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ, औ। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 8। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 8। आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, क्वेश्चन समझ गए होंगे, समझ में आया होगा प्रश्न आपको। चलिए, दीर्घ स्वरों की संख्या 8 होती है। देखिएगा, अगर क्लास आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा, क्लास यदि अच्छा लग रहा हो या लगता हो तो आप अपने साथियों के पास वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहिएगा। और यदि संपूर्ण तैयारी आपको करनी है, प्रत्येक क्लास आपको समय से देखना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जो वीडियो हम डालेंगे, जो भी क्लास यहाँ से प्रोवाइड कराएंगे आपके लिए, तो उसकी जो नोटिफिकेशन होती है वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। इसके लिए क्या करना है? आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए, 11वें क्वेश्चन को देखते हैं कि संयुक्त व्यंजन है। ध्यान दीजिएगा, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? जरा ध्यान दीजिएगा, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? तो संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छ, तर, ज्ञा और ये स्रा। तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, स्र, त्र, ज्ञा और स्र। तो इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा हो जाएगा? पहला विकल्प माँ, ये तो नहीं होगा। दूसरा धा, ये भी नहीं होगा। तीसरा कौन सा है? ना, ये भी नहीं होगा। चौथा कौन सा है? त्र। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, त्र। कौन सा सही हो जाएगा? त्र। और एक बात ध्यान दीजिएगा, एक बात ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जो स्रा होता है, जो स्रा होता है, एक एक बात समझिएगा। जो ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, किन किन बालों से मिलकर बने होते हैं? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्रा जो होता है ये छ होता है। ये किससे मिलकर बनता है? का, आधा का प्लस सा, ये वाला सा, इससे क्या बनता है? छ। और जो त्रा होता है, जो त्रा होता है, ये किससे मिलकर बनता है? ये किससे मिलकर बनता है? आधा ता और रा से, आधा ता और रा से मिलकर बनता है। और जबकि तीसरा संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तीसरा संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ज्ञ। ये किससे मिलकर बनता है? ये बहुत अधिक परीक्षा में पूछा जाता है। ये आधा जा प्लस ञ, जा प्लस ञ, इसको मिलकर क्या बनता है? ज्ञ। और जबकि स्रा, ये किससे मिलकर बनता है? तो ये बनता है सा, ये वाला सीटी वाला, आधा प्लस रा, इससे मिलकर क्या बनता है? स्रा। तो संयुक्त व्यंजन के बारे में आप भली बात समझ गए होंगे, और ये किन किन वर्णों से मिलकर बनते हैं ये भी आपने समझा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12वें क्वेश्चन को देखते हैं कि हलंत को प्रदर्शित किया जाता है। हलंत को प्रदर्शित किस चिन्ह से किया जाता है? जल्दी से बताइएगा, इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 12वें क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। हलंत को किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो हलंत को जो चौथा विकल्प है, चौथा विकल्प, इससे के द्वारा इस प्रकार से हलंत लगाई जाती है। तो चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो हलंत को इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। अगला 13वां क्वेश्चन है कि मौन पठन के दोष क्या हैं? मौन पठन के क्या दोष हैं? जल्दी से बताइएगा। मौन पठन के क्या दोष हैं? भयभीत होकर पढ़ना, आशंकित होकर पढ़ना, ध्वनि को नाक द्वारा निकालना, या उपरोक्त सभी।
मौन पठन के दोष क्या हैं? भयभीत होकर पढ़ना, आशंकित होकर पढ़ना, ध्वनि को नाक द्वारा निकालना या उपरोक्त सभी। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। देखिएगा जो मौन पठन होता है इसमें भयभीत होकर भी पढ़ा जाता है, आशंकित होकर पढ़ना ये भी सही हो जाएगा, ध्वनि को नाक द्वारा निकालना ये भी सही हो जाएगा। तो इसका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। जिन्होंने चौथे विकल्प को सही बताया बिल्कुल सही आंसर होगा आपका, बिल्कुल सही होगा आपका आंसर। चलिए 14वें क्वेश्चन को देखते हैं। 14वें क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है कि संस्कृत वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि संस्कृत वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, 2, 5, 4 या 6। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइएगा। 14वें प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइएगा कि संस्कृत वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। संस्कृत वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? तो संस्कृत वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। संस्कृत वर्णमाला को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 भाग हैं जरा ध्यान से समझिएगा। पहला है स्वर, पहला कौन सा है? स्वर। संस्कृत वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन, दूसरा कौन सा है? व्यंजन। तीसरा है विसर्ग, तीसरा क्या है? विसर्ग। और चौथा कौन सा है? अनुस्वार। चौथा क्या है? अनुस्वार। कौन सा? अनुस्वार। ध्यान से समझिएगा, संस्कृत वर्णमाला को 4 भागों में बांटा गया है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग और अनुस्वार। ठीक है, तो इसका सी विकल्प अर्थात सा विकल्प सही हो जाएगा 4। संस्कृत वर्णमाला को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन, विसर्ग और अनुस्वार। ठीक है, आप आशा करते हैं ये क्वेश्चन भली बात आपने समझा होगा। चलिए 15वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वें क्वेश्चन को देखते हैं कि मौखिक पठन के तत्व हैं। मौखिक पठन के तत्व हैं, पहला शुद्ध उच्चारण, शुद्ध उच्चारण, स्पष्ट स्वर, मधुर ध्वनि, उपरोक्त सभी। तो मौखिक पठन के तत्व क्या क्या हैं? शुद्ध उच्चारण, स्पष्ट स्वर, मधुर ध्वनि या उपरोक्त सभी। जल्दी से आंसर बताइएगा इसका कौन सा होगा। देखिए जो मौखिक पठन होता है उसमें शुद्ध उच्चारण भी होना चाहिए, स्पष्ट स्वर भी होना चाहिए। यदि मौखिक पठन है तो उसमें शुद्ध उच्चारण भी होना चाहिए, स्पष्ट स्वर भी होना चाहिए और मधुर ध्वनि भी होनी चाहिए। ध्वनि कैसी होनी चाहिए? मधुर होनी चाहिए। तो मौखिक पठन के ये तीनों तत्व हो जाएंगे तो इसका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, जिन्होंने इस चौथे विकल्प को सही बताया है बिल्कुल सही आंसर है उनका, बिल्कुल सही है आंसर उनका। चलिए अगले 16वें क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। 16वें क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा जल्दी से। 16वें प्रश्न का आंसर दीजिएगा जल्दी से। 16वें प्रश्न का आंसर दीजिएगा कि किसी भी भाषा को सीखने का महत्वपूर्ण साधन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बताइएगा। जल्दी से 16वें प्रश्न का आंसर दीजिएगा। किसी भी भाषा को सीखने का महत्वपूर्ण साधन है समाचार पत्र, दूरदर्शन, पत्र पत्रिकाएं, साहित्य। किसी भी शाखा को सीखने का महत्वपूर्ण साधन क्या है? समाचार पत्र, दूरदर्शन, पत्र पत्रिकाएं या साहित्य। तो किसी भी भाषा को सीखने का महत्वपूर्ण जो साधन है समाचार पत्र है। कौन सा? समाचार पत्र। तो इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए जिन्होंने पहले विकल्प को सही बताया है बिल्कुल सही आंसर है उनका। तो इस 16वें प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा? 16वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? समाचार पत्र। क्या होगा? समाचार पत्र। चलिए 17वें क्वेश्चन को देखते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या है कि कबीर की प्रमुख रचना है। कबीर की प्रमुख रचना है, जल्दी से बताइएगा कबीर की कौन सी रचना है? कबीर की
रचना कौन सी है? साखी, सूरसागर, मेघनाथ, प्रिय प्रवास। चलिए, कबीर की प्रमुख रचना कौन सी है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, साखी शबद रामायणी। याद है? तो कबीर की प्रसिद्ध जो प्रमुख रचना कौन सी है? साखी। पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो 70वें प्रश्न का आंसर होगा साखी, जो कबीर की प्रमुख रचना है। चलिए 18वें क्वेश्चन को देखते हैं। 18वें क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइएगा कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रधान कवि कौन है? बिहारी, सूरदास, कबीर, तुलसीदास। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रधान कवि थे, कौन थे? बिहारी थे, या सूरदास थे, या कबीर थे, या तुलसीदास थे? जल्दी से बताइएगा। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रधान कवि, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। यदि आपने कबीरदास जी के बारे में पढ़ा होगा, कबीरदास जी के बारे में सुना होगा, तो जरूर सुना होगा कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रधान कवि कबीरदास जी थे। कौन से? कबीरदास। तो इस 18वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कबीर। कौन सा आंसर हो जाएगा? कबीर। चलिए इसके आगे बहुत ही सरल क्वेश्चन कि जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना कौन सी है? मंगलघट, विश्ववेदना, ध्रुव स्वामिनी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, बहुत ही जल्दी से आंसर दीजिएगा इस प्रश्न का। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना मंगलघट, विश्ववेदना, ध्रुव स्वामिनी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दीजिएगा, सभी लोग जल्दी से आंसर दीजिएगा कि जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना इन तीनों में से कौन सी है? मंगलघट है, या विश्ववेदना है, या ध्रुव स्वामिनी है? ध्रुव स्वामिनी है, मंगलघट है, या विश्ववेदना, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो सभी लोग लगभग सही आंसर पर पहुंच गए हैं। तो 19वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुव स्वामिनी। क्या हो जाएगा? ध्रुव स्वामिनी। तो जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना कौन सी थी? ध्रुव स्वामिनी। चलिए इसका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा 19वें प्रश्न का। अब चलते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या है कि मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य है। बताइएगा, मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य कौन सा है? पंचवटी, इरावती, प्राणार्पण, इनमें से कोई नहीं। पंचवटी, इरावती, या प्राणार्पण, या इनमें से कोई नहीं। तो मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य कौन सा है? जल्दी से आंसर बताइएगा, आंसर जल्दी से बताइएगा कौन सा सही होगा कि मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य कौन सा है? मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य है पंचवटी। कौन सा है? पंचवटी। तो इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य पंचवटी है। इस 20वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पंचवटी। 20वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा पंचवटी। क्लास कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप सभी से आग्रह है कि वीडियो को अपने साथियों के पास शेयर करते रहिएगा। और ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार, यदि लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी नया कोई वीडियो आएगा तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। इसलिए चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब कर देना है। चलिए आगे के जो प्रश्न हैं हम अगली क्लास में लाएंगे, और तब तक के लिए गुड लक। जय हिंद, वंदे मातरम।